नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एक्शन मोड में दिखे वार्ड नंबर 3 और 10 की जनता, पार्षदों का किया स्वागत। 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कही बात। वाराणसी में 19 उप सरपंच निर्विरोध निर्वाचित, तो 41 के लिए हुए मतदान पर हुए आंशिक विवाद। बावनथड़ी कॉलोनी में चोरों का कहर, एक रात में टूटे 4 घर के ताले। पच्चीस और 26 जुलाई को नहीं होगा रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन। गुंगले कन्या परिसर में छात्राओं के बीमार होने का नहीं थम रहा सिलसिला, 5 छात्राओं को किया गया भर्ती। सरे का बैयर बाईपास हुआ जर्जर, गड्ढों की वजह से रोजाना हो रही दुर्घटनाएं। जिले के खैरलांजी तहसील के भोरगढ़ में लिल्लारी कृषि केंद्र में महाराष्ट्र के तुमसर से सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी के नाम पर अवैध ऑर्गेनिक खाद का भंडारण किया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही कृषि विभाग के अमले के द्वारा कठोर कार्रवाई की और खाद की जब्ती कर संबंधित दुकान का रासायनिक उर्वरक विक्रय का लाइसेंस निरस्त कर पंकज लिल्लारे के विरुद्ध खैरलांजी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उप संचालक कृषि राजेश खोबरागड़े ने बताया कि विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई में 100 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 150 बैग ऑर्गेनिक डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसे विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया गया है। एफआईआर की कार्रवाई जिले के उप संचालक कृषि निरीक्षक सुनील बागड़े, हरिश्चंद्र डहरिया, आरपी मस्कोले व मनोज पटले के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में उप संचालक कृषि के द्वारा किसानों को जानकारी दी गई कि किसान भाई दुकानों से मानक खाद ही खरीदे और उसका पक्का बिल अवश्य ले। अधिक दर में यदि कोई विक्रेता खाद बेचता है तो कृषि विभाग में शिकायत कर सकते हैं। निजी खाद विक्रेताओं से अपील की गई है कि मानक खाद, अनुमति प्राप्त खाद का ही विक्रय निर्धारित दर पर ही किसानों को करे। गड़बड़ी की शिकायत मिलने या देखे जाने पर आगे भी विभाग के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4 महीने की खामोशी के बाद स्वयं को शिक्षकों का सबसे बड़ा हिमायती संघ बताने वाला आजाद अध्यापक संघ देश के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के बहाने सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस विषय पर चर्चा के दौरान आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन बताते हैं कि उनके द्वारा हमेशा शिक्षक साथियों की मदद की गई है। अचानक 4 महीने बाद आजाद अध्यापक के सक्रिय होने पर शिक्षकों के भीतर ही गुपचुप चर्चा चल रही है कि आजाद अध्यापक संघ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ था, उनके पदाधिकारी कहाँ गुम हो गए थे। जब शिक्षकों को उनकी जरूरत थी तब सब खामोश थे। जुलाई का महीना शुरू होते ही आजाद अध्यापक संघ सक्रिय होने लगा। दरअसल हम इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टी के दौरान जब शिक्षक परेशान थे, उन्हें संघ की जरूरत थी, तभी यह आजाद अध्यापक संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी छुट्टी मना रहे थे। यहाँ तक कि मीडिया से बात करने की भी इनके पास फुर्सत नहीं थी। पूरा मामला सीएम राइज स्कूल और अन्य परेशानियों से जुड़ा हुआ है। आप सभी और शिक्षक साथी भी जानते हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों की इस गर्मी की छुट्टी को सीएम राइज के नाम कुर्बान कर दिया, या कहे कि बर्बाद कर दिया गया। कैसे बिना नियम, बिना मेरिट सूची का पालन किए शिक्षकों को तानाशाहीपूर्ण एक तरफा रिलीव कर दिया गया। कैसे शिक्षक परेशान हुए, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय से बाहर स्थानांतरण कर दिया गया। इस दौरान शिक्षक परेशान थे, उन्हें याद आ रहा था तो अपना संघ, लेकिन अपना संघ आजाद अध्यापक संघ तो गर्मी की छुट्टी मना रहा था। पदाधिकारी एसी की हवा में घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि सरकार गर्मी की छुट्टी की भी तनख्वाह फ्री में जो देती है। इस दौरान शिक्षकों ने हमें सीएम राइज से जुड़ी हुई कई समस्याएं बताई, हमने उसे उजागर किया। इस दौरान हमारे द्वारा भी जब आजाद अध्यापक संघ से बड़े बड़े पदाधिकारियों, जिला अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की गई तो कोई भी फोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था, या सीधे शब्दों में कहे कि कोई भी शिक्षकों की इस परेशानी सीएम राइज स्कूल के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था, जिससे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जिले के भीतर इस नाम का कोई संगठन है भी या नहीं, या फिर समाप्त हो गया है। क्योंकि बात बात पर शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करने वाला यह संगठन जब शिक्षकों को उसकी बहुत अधिक जरूरत थी उस दौरान खामोश बैठ गया था। या कहे कि सीएम राइज स्कूल के मामले में इस आजाद अध्यापक संघ ने आज तक 2 शब्द भी नहीं कहे। इसके पीछे क्या वजह है, यह तो आजाद अध्यापक संघ के सदस्य ही जाने, क्योंकि अभी सीएम राइज का मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान परिदृश्य और शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शिक्षकों के पीछे सरकार लग गई है और आजाद अध्यापक संघ बैकफुट पर चला गया है।
इस विषय पर चर्चा के दौरान आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन बताते हैं कि उनके संघ के द्वारा शिक्षकों की लगातार मदद की गई। रही बात सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों के दूसरे जिले में ट्रांसफर होने की, तो उनके द्वारा उन्हें कोड भिजवाया गया जहां से उन्हें स्टे मिला है। जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन बड़े अच्छे से सफाई देते हुए बताते हैं कि यह सारे स्थानांतरण आयुक्त स्तर से हुए थे, इसलिए उनके द्वारा प्रांत अध्यक्ष को पूरी जानकारी दी गई थी। ये बिल्कुल निराधार है। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ हमेशा अध्यापक हितों के लिए सक्रिय रहा है। हमने मई में हमारे प्रांतीय नेतृत्व, हमारे प्रांताध्यक्ष भरत भाई पटेल ने 1 मई से लेकर 4 मई तक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, अध्यापकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मई में सांची से लेकर भोपाल तक यात्रा की थी। वो मई का महीना था और उसके पदयात्रा की थी। उसके बाद भी संघ निरंतर जो आ रही कठिनाइयाँ हैं, चाहे सीएम राइज से संबंधित हो, चाहे शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याएं हो, उनका हल अपने स्तर पर उनका समाधान करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से जिला स्तर की समस्याओं के लिए, प्रदेश स्तर की समस्याओं के लिए अपने प्रांताध्यक्ष महोदय के माध्यम से बिल्कुल करता रहा है और करता रहेगा। सर, ये जगह कि सीएम राइज के समय भी काफ़ी बहुत दूर दूर तबादले हुए थे, दूसरे जिलों में भी तबादले हुए थे और काफ़ी परेशानी हुई थी। ऐसे समय में ऐसे लोगों की संख्या कम है जिनके जिले के बाहर तबादले हुए थे, लेकिन संगठन में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने आवेदन दिया और उस स्तर पे हमने उनको समाधान का रास्ता दिखाया। इस बारे में हमने प्रांताध्यक्ष, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र हुए थे ये बालाघाट जिले से नहीं हुए थे, ये आयुक्त भोपाल से हुए थे, तो हमने अपने प्रांताध्यक्ष महोदय को इन समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही साथ कानूनी सलाह लेकर वकीलों के माध्यम से हमने उनको स्टे करवाया था और उनकी समस्याओं का निराकरण कराया। कोई भी ऐसा साथी नहीं है जिसके विरुद्ध में अगर वो स्वेच्छा से उसने अगर जाना चाहे तो ही वो बाहर गया है, अन्यथा ऐसे जितने भी ट्रांसफ़र हुए वो या तो रुक गए या निरस्त कर दिए गए। अब सर, ये भी बात सामने है कि चुनाव के समय भी काफ़ी परेशानी गई है, शिक्षकों को काफ़ी दूर दूर लगा दिया गया था। चुनाव के समय की जो परेशानियां हैं वो प्रशासकीय है और उससे संबंधित जो बातें हैं वो प्रशासन दूर कर सकता है, और जहां तक शिक्षकों से संबंधित बातें हैं उसको हम प्रयत्न करने का, और जो हमारे स्तर का होता है उसको प्रयत्न करने का हम जिला स्तर पे प्रयास करते हैं। सर, ये भी देखा गया कि संगठन से भी काफ़ी नाराज रहे शिक्षक। ये संगठन से जो नाराज़गी की बात हम तक अभी तक आई नहीं है। आपको कैसे आई ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन संगठन के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है और हर अध्यापक जो है संगठन के साथ है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है और उनका पूर्ण विश्वास आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के साथ। बालाघाट शहर के एकमात्र बाईपास सड़क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासनिक अनदेखी की वजह से रोजाना इस सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है, बावजूद इसके कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजा, सड़क पर पूरे समय कई तरह की दुर्घटनाएं होने का भी डर बना रहता है। इस विषय पर जब हमने आम जनता से लेकर व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तो सभी ने एक स्वर में कहा कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। सड़क मरम्मत की लागत और अन्य काम के लिए लोक निर्माण विभाग ही अधिकृत है, जो ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान लोगों ने यह भी बताया कि सड़क पर गड्ढे होने के साथ ही सड़क के दोनों ओर मिट्टी होने की वजह से भारी वाहन खड़े करने में भारी परेशानी हो रही है। कई बार भारी वाहन पलटने की शिकायत भी मिल रही है। मेरा मनीष रुचिया। कहाँ से रुचिया जी आप? मैं बालाघाट से। डेली अप डाउन करते हैं इस रास्ते से? हाँ, इस रास्ते से डेली अप डाउन। कहाँ जाते हैं रास्ता? ये रास्ता भैया रोड जाता है। अच्छा, भैया रोड, कोसमी से भैया रोड, बाईपास। हाँ, बाईपास। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? आने जाने में बहुत परेशानी। बाईपास रोड पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए? जैसे जिस तरीके से मंत्री संतरी सब जाते हैं उसके बावजूद भी प्रशासन सब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपनी के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। नगर में अपनी नगर पालिका भी अपनी से। अभी बारिश के दिनों में किस तरह की परेशानी हो रही है? जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं भैया, कभी भी समझ में ही नहीं आते गड्ढे कहाँ हैं। आप एक व्यापारी है, व्यवसाय भी करते हैं और इस रोड से काफ़ी आना जाना रहता है बाईपास रोड। हर शनिवार को वसूली में जाता हूँ बरवेली तरीके। तो किस तरह की परेशानी होती है सड़क? परेशानी क्या है, अब गड्ढे हो जाते जो बरसात में समझ में नहीं आते। पानी भर जाता है तो गाड़ी उचकती है, उसके अंदर से पानी उछलता है। थोड़ा सा बरसात के दिनों में इन गड्ढों को भर दिया जाए तो पब्लिक के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, गड्ढे भरने से ही वो स्थिति तो बार बार आएगी। भरने से तो एक से बार की समस्या अलग है, कायदे से तो रोड बन जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्या लग रहा है? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब हमारे विधायक महोदय और अभी नगर पालिका अध्यक्ष जो नया बनेगा, उनसे उम्मीद करते हैं कि अब वो इस विषय में और ज़्यादा ध्यान दें कि भाई बालाघाट में कोई समस्या ही नहीं रहे। सर, ये कितने किलोमीटर दूर का रास्ता हो गया? ये यहाँ से लेके कम 3 किलोमीटर का रास्ता। अच्छा, बाईपास है? बाईपास।
सर एक और भैया सरिता भैया रोड यहीं से मुख्य मार्ग है, समझ लो इसको, यहाँ से बहुत आवागमन होता है। क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी इस बात की भैया, ये परेशानी आज की नहीं है, विगत 5 वर्षों से पूर्ण की है और ज़्यादा की है। यहाँ हर बरसात में गड्ढों, तमाम गड्ढे यहाँ पर हैं और हर गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे गड्ढे दिखते नहीं। और रोड के बीच में फट गया है, जॉइंट हो गया है, जिसके कारण गाड़ी के चक्के उस जॉइंट में जाके फंसते हैं तो दुर्घटना घटती है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, गड्ढे समझ नहीं आते पानी के कारण। क्या कभी कोई बड़ी हादसा हुआ है क्या यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत बड़ा हादसा होता है, आए दिन हादसा होता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। हर दिन हादसा होता है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ ये होना चाहिए सर, दोनों साइड में मुरुम डलाई जाए, इसको बराबर किया जाए। उसके बाद इसका मेंटेनेंस हर समय, हर बरसात के पहले होना चाहिए, ताकि इस सड़क का मरम्मत होते रहेगा तो सड़क अच्छी रहेगी। अच्छा सर, अगर बाईपास सड़क की अगर बात किया जाए तो क्या ये बाईपास सड़क लगती है आपको? एक्चुअली है तो ये बाईपास सड़क ही, लेकिन वेल मेंटेन नहीं है। एक्चुअली बीच में गड्ढे भी बहुत है और इसका जो टेपर बना है, मतलब कॉर्नर जो है, कॉर्नर में गड्ढे बहुत है। कभी गाड़ी अगर खड़ी होती है तो एकदम पलट जाती है। कॉर्नर पे भरण होना चाहिए और बीच में जो गड्ढे हैं रात में दिखते नहीं है तो कई बार एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मेंटेनेंस अगर कर देंगे तो यही सड़क बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा, मगर बालाघाट प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, ये तो सबके सामने है, सरेआम है, उसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कभी कभी सड़क के किनारे अगर ट्रक खड़े होते हैं तो वो भी मतलब जब लोडिंग अगर ट्रक है तो वो उससे गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि वो एकदम झुक जाते हैं। क्या ये आता है PWD के अंतर्गत? भाई नगर पालिका प्रशासन ठीक है, अपना सेवा दे रही है, सेवा ऐसे दे रही है कि गड्ढे अड्डे हुए तो चलो मटेरियल डाल देता है। यहाँ जो गड्ढे दिख रहे हैं अपने को, यहाँ कई घटनाएँ आए दिन होती जा रही हैं। यहाँ तक कि परसों की एक महिला गिरी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें। तो PWD के अधिकारी इसके गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से मंत्री सब ही जा रहे हैं, लेकिन उसके गड्ढे को उनको ध्यान नहीं है। ये कम से कम नहीं तो नहीं, आज 200 साल से खराब। क्या स्थिति है अभी इसकी? स्थिति ये है कि भाई प्रशासन ने एक बार ये बोली कि यहाँ डिवाइडर बनेगा, बीच में दोनों साइड नालियाँ बनेगी, तो डिवाइडर तो छोड़ो, नालियाँ तक नहीं है। तो PWD का काम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागज़ में चल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि PWD और माइंस जब इसको गोद लेकर के इस रोड को बनाने के लिए उनमें ली है, तो इसको या तो तत्काल चालू करे या वो गड्ढा पूरने का काम तत्काल PWD कर आकर के करे, और नहीं तो यहाँ की जनता PWD से लेकर के प्रशासन तक शिकायत करने तैयार है। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दूधी में इसी ग्राम के व्यक्ति छतरलाल पिता सीताराम पटले 58 वर्ष में अपने घर के आंगन में आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस व्यक्ति ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मलाजखंड पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरलाल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी और पत्नी है। छतरलाल एक बेटा बाहर मजदूरी करने चला जाता है और पत्नी 1 वर्ष से अपनी बेटी के पास इंदौर में रहती है। छतरलाल अपने गांव में अपने खंडरनुमा मकान में अकेला रहता था और शराब पीने का आदी था और वहां खेती किसानी भी नहीं करता था, जिसकी खेती वाली जमीन पड़ाव रहती थी। बताया गया कि 23 जुलाई को सुबह गांव के मोहल्ले के लोग कृषि कार्य करने के लिए चले गए थे। 2 बजे करीब जब मोहल्ले के लोग आए तब उन्होंने छतरलाल को उसके घर के आंगन में आम के पेड़ में फांसी पर लटका हुआ देखा। छतरलाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लालवाड़ा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गत दिवस हुई अनवरत बारिश से आई बाढ़ के कारण कई पुल पुलिया के साथ ही सड़क भी बह गई है, जिसके कारण कई ग्रामों का संपर्क टूटने के साथ ही आवागमन करने में ग्रामीण जनों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह नगर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम मुरलीखाम से पंडरापानी पहुंच मार्ग के बीच स्थित पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही सड़क गत दिवस हुई बारिश के कारण बह चुकी है। इसके कारण मुरलीखाम और पंडरापानी पहुंच मार्ग का संपर्क टूट चुका है। क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर से किसान व ग्रामीण जन जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। इस दौरान पानी का तेज बहाव बनता है तो वे अनियंत्रित होते हैं तो दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है। साथ ही 8 दिनों से क्षतिग्रस्त हुए पुल व सड़क की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि व प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है।
विगत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा मुरलीखाम से पंडरापानी सड़क के साथ पुल का निर्माण किया गया था, परंतु 15 दिन पूर्व बाढ़ आने से पुल के नीचे की मिट्टी धसकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका मरम्मत कार्य करवाया गया था। उसके बाद आवागमन प्रारंभ हो गया था, परंतु गत दिवस हुई 2 दिन की अनवरत बारिश के कारण नाले में बाढ़ आने से पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही सड़क बह चुकी है। पंडरापानी का जो बीच का जो पुलिया था वो टूट चुका है रोड, तो भी किस तरह से आना जाना हो रहा है? अभी इधर से आ रहे हैं तालाब की तरफ से, तालाब की तरफ, गणेश तालाब की तरफ। ऐसा है, जी इतनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, गड्ढा हो गया सर वहाँ। तो जैसे अभी बाढ़ आई थी उसमें हुआ है, कैसे हुआ? हाँ अभी बाढ़ आई गई, तो उसी में फूटा है क्या? हाँ हाँ उसी में फूटा है। तो जैसे स्कूल के बच्चे भी कहाँ से जाते हैं फिर? स्कूल के बच्चे ये बगली होते निकलते हैं यहाँ। जब फेरा से जा रहे हैं? हाँ फेरा से जा रहे हैं। तो उसका भी कोई मरम्मत कार्य वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्या? अभी कुछ नहीं है। उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रात भर जाना है किसी को तो दिक्कत है, पेशेंट के लिए दिक्कत है बहुत ज़्यादा। अभी बीच में मरम्मत किए थे ठेकेदार ने हल्का फुल्का, लेकिन फिर अभी गत दिवस जो बरसात हुई बहुत ज़्यादा, उसके कारण पूरा पुलिया टूट गया हमारा। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी मरम्मत कर दें तो हमारा रास्ता जो है चालू हो जाए। हमको 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो जैसे किसी की खेती होगी उस साइड है, इस साइड आने वाले तो भी कैसे बहुत आ रहे हैं? दिक्कत है साहब, हमको पूरा ऐसा रानी कुठार होते हुए जाना पड़ता है, आना पड़ता है हमारे। मतलब कई लोग पार भी कर रहे बोल रहे हैं नदी, घुटना भर पानी से क्रॉस कर रहे हैं लोग, अपने जान जोखिम में डाल के पार कर रहे जान जोखिम में डाल करके अब क्रॉस कर रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, किसानी तो करना पड़ेगा। यही बाढ़ का जो पानी आया तो क्षतिग्रस्त हुआ है। हैं। तो गत 2 बारिश हुई थी, तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि किसानों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बैल वैल ले जाने में, तो काफ़ी दोनों तरफ से गहराई होते जा रही है ना, जहाँ से पानी जाना चाहिए वहाँ से निकासी नहीं हो पा रही है, इसकी प्रॉब्लम ये है। अलग जगह से पानी की हर निकासी, जगह से पानी जा रही है। जैसे अब किसानों को जाना भी रोपाई कार्य चालू हुआ है, तो भी कैसे जा रहे हैं लोग? नहक के जा रहे हैं, रिक्स लेके जा रहे हैं लोग, किसान लोग यहाँ से जान जोखिम में डाल के जा रहे जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं लोग। हैं। अच्छा, कोई दूसरा साधन नहीं है क्या फिर? कोई दूसरा साधन नहीं है यहाँ से जाने का, तो ये कि प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो जैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, जैसे पूर्व में भी कोई मरम्मत कार्य किया गया था वो भी क्षतिग्रस्त? वो भी क्षतिग्रस्त हो गया ना, पूर्व में किया गया तो पहले टूटा था, आगे अपने स्थान पे पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? इसको जल्द से जल्द इसकी सुधराई होना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही, छोटे छोटे बच्चे आते आते हैं, कोई गिर जाए पड़ जाए तो नुकसान, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, जानवर भी आते। वारासिवनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 24 जुलाई को वारासिवनी जयपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में उप सरपंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों में उप सरपंच पद के लिए हो रहे निर्वाचन में माहौल काफी गहमा गहमी भरा रहा, वहीं अधिकांशतः ग्राम पंचायतों में यह चुनाव प्रक्रिया बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान देर शाम को उप सरपंच निर्वाचन के परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें 20 पंचायतों में उप सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वहीं 40 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 4 पंचायत में मतदान प्रक्रिया के दौरान बराबर मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के बीच टॉस कराकर उप सरपंच पद का निर्धारण किया गया। प्रथम चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 जून को वारासिवनी के अंतर्गत आने वाली 60 ग्राम पंचायतों में हुआ था, जिसका सारणीकरण कार्य 14 जुलाई को शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसके बाद ही उप सरपंच चुनाव की सरगर्मी काफी बढ़ गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और नागपुर के समीप कलमना रेलवे स्टेशन के बीच 25 से 27 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नल का काम होना है, जिसके चलते राजनांदगांव और कलमना के बीच इस रूट की 20 ट्रेनों को 24 से 28 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रद्द होने वाली गाड़ियों में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत रीवा से चलकर इतवारी जाने और इतवारी से वापस रीवा की ओर आने वाली ट्रेन भी शामिल है, जिसे 25 जुलाई को रीवा से छूटने वाली गाड़ी संख्या 11754 रीवा इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। तो वहीं 26 जुलाई को इतवारी से छूटने वाली गाड़ी संख्या 11754 इतवारी रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बताया जा रहा है कि नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नल के कार्य के लिए यह रद्द की गई है। ज़्यादातर ट्रेनों के अलावा कुछ गाड़ियां बीच में ही समाप्त कर दी जाएगी। रद्द होने वाली ज़्यादातर ट्रेनें कलमना और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली बताई जा रही है, जिससे जिले वासियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन ट्रेनों के रद्द होने से इस मार्ग के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। बालाघाट रेलवे स्टेशन के प्रबंधक KM चौधरी ने बताया कि ऑटो सिग्नल और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 25 और 26 जुलाई के 2 दिन के लिए ट्रेन रद्द कर दी गई है।
जिसकी अधिसूचना भी मंडल के द्वारा जारी कर दी गई। 2 दिन बाद रीवा से इतवारी और इतवारी से रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलाई जाएगी। जिले के अन्य स्थानों के साथ ही वाराणसी में 2 माह से गेहूं राशन दुकानों में न मिलने से गरीब की थाली में रोटी गायब होने की बात सामने आ रही है। गरीबों को मिलने वाले राशन में सिर्फ चावल ही वितरित किया जा रहा है, जिससे कई बार राशन दुकान संचालक व पात्र हितग्राहियों के बीच टकराव की स्थिति भी निर्मित हो रही है। मई माह के अंत से वाराणसी की राशन दुकानों में गेहूं की आपूर्ति न होने की वजह से यह स्थिति बन रही है, जिससे पात्र गरीब हितग्राही बाजार से गेहूं खरीदने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोगों को ये दिक्कत बन रही है कि गेहूं नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं यहाँ पर। इनसे बात हुई आपकी सोसाइटी संचालकों से? जी, तो अभी आ नहीं रहा है, बोलते हैं गेहूं मिल नहीं पा रहा है, चावल भर मिल पा रहा है 2 महीने से। 2 महीने से। तो क्या दिक्कत आ रही है? अब गेहूं का इंतजाम कैसे कर रहे हैं आप? गेहूं की दिक्कत मार्केट से खरीदी करनी पड़ती है। क्या परेशानी हो रही है? परेशान, महंगा मिल रहा है। राशन दुकान में ये दिक्कत आ रही है कि बच्चों का स्कूल खुल गया और रोटी के डब्बे के लिए बहुत तकलीफ जा रही है। गेहूं नहीं मिलने के कारण मार्केट से खरीदी कर रहे हैं, हम लोग पॉकेट से खरीद रहे और बच्चों के लिए रोटी बना रहे। मिलना चाहिए, जो गरीब आदमी हो कैसे लेगा उतना महंगा चावल है गेहूँ। तो आप लोगों ने कभी सोसाइटी संचालक से संबंध में बात नहीं करी? नहीं, अभी तो नहीं की हमने। अब गेहूँ मिल रहा था, अब 2 महीने से नहीं मिल रहा, इसलिए बोल रहे हैं। राशन दुकान के सेल्समैन संतोष चौधरी ने बताया कि हमारे द्वारा इस बात की शिकायत एसडीएमओ जिलाधीश को कर दी गई है। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, पात्र हितग्राहियों को उनके निर्धारित कोटे का राशन दिया जाएगा। सर, ये राशन दुकान वितरण करने में ये दिक्कत आ रही है कि स्कूल का समय आ गया है, स्कूल खुला हुआ है 1 जुलाई से और बच्चों को टिफिन में गेहूं लगता है। भले ही बड़े लोगों को ना मिले गेहूं, पर 5-10 किलो की भी यदि पात्रता रहे तो इनको सुविधा हो जाएगी। शासन की तरफ से पूरा चावल का ही आवंटन दे रहा है, पीडीएस का भी चावल का आवंटन दे रहा है और पीएमजी में भी चावल का ही आवंटन दे रहा है। तो कब से गेहूँ नहीं आया? ये आया है जून माह से गेहूँ। जून माह से। जैसे यहाँ पे कोई विवाद की स्थिति बनती है? विवाद की वही स्थिति कि तुम गेहूँ नहीं दे रहे हो, जानबूझ के गेहूँ नहीं दे रहे, गेहूँ दबा के रख। गोंगला स्थित कन्या छात्रावास में पिछले कुछ दिनों से चल रहा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां छात्रावास में पढ़ाई करने वाली छात्राएं आए दिन बीमार हो रही है। इसी कड़ी में बीती रात करीब 5 छात्राओं की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें उल्टी, पेट दर्द, बुखार और चक्कर आने की शिकायत होने पर हॉस्टल में ही पढ़ाई करने वाली बड़ी कक्षाओं की छात्राओं ने बीमार हुई सभी 5 छात्राओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बताया कि छात्रावास में पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने मेस, पेयजल, साफ सफाई सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों जमकर हंगामा मचाया था। वहीं प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी थी, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रावास की मेस व्यवस्था में तो बदलाव कर दिया, लेकिन अन्य समस्याएं अब भी बरकरार है। गर्म पानी की व्यवस्था न होने और मौसमी प्रकोप के चलते छात्रावास में बढ़ने वाली छात्राएं अक्सर बीमार हो रही है। हाल ही के दिनों में इस छात्रावास की करीब 35 छात्राएं बीमार हो गई थी, जिनके डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद बीती रात 5 अन्य छात्राएं बीमार हो गई है, जिन्हें उपचार के लिए अन्य छात्राओं ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। गोंगले छात्रावास की प्रबंधन व्यवस्था इन दिनों भगवान के भरोसे नजर आ रही है, जहां की छात्राएं आए दिन बीमार हो रही है, लेकिन उनकी देखभाल के लिए छात्रावास प्रबंधन लापरवाह नजर आ रहा है, जिसके चलते बीमार बच्चों की केयर भी छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राओं को करनी पड़ रही है। रात में मेरा बहुत हेडेक हो रहा था, अच्छा, इसलिए हमको यहाँ पे लेकर आए थे रात में 9 बजे। वहाँ के 5 लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हुई थी और यहाँ के खाना में इडली नहीं करते थे और पानी में भी इडली नहीं करते थे। पानी तो वैसे ही आ रहा है। अच्छा, खाना भी अच्छा मिल रहा है? हाँ, खाना अच्छा मिल रहा है। अच्छा, पानी की दिक्कत हो रही है? हाँ। अभी यहाँ हॉस्पिटल में लगभग कितने साथी भर्ती हैं आप लोग के? 5। नगर के समीप बनगंगा नदी में बहते आई लकड़ी को छोटी नाव में रखकर नदी किनारे नाला में लाते समय एक व्यक्ति लकड़ी सहित नाले में फिसलने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति बावन पीता कारूलाल दोदभुरे 30 वर्ष ढिमरटोला बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामन दुदमुरे मछुआरा है जो नदी किनारे ढिमरटोला बूढ़ी में रहता है। बीती रात तेज बारिश होने से लकड़ी नदी में बहते हुए आई थी। 24 मई को मामन दुदमुरे अन्य लोगों के साथ डोंगा में नदी में उतरा और बहती आई लकड़ी को डोंगा में रखकर नदी किनारे नाले की तरफ और डोंगे में रखी हुई लकड़ी किनारे नाले में ला रहा था, तभी वह लकड़ी सहित फिसलने से घायल हो गया।